हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरा स्टडी अड्डा में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 10th के प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपने अगर इससे पहले के वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करें। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका 140, ठीक है। तो 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे कैसे? तो 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ने के लिए हमें इसको भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो 70 दूना 140 होता है, 35 दूना 70 और 5 सत्ते 35, ठीक है। हम यहाँ पे 7 5 35 भी कर सकते हैं, लेकिन 7 जो है वह 5 से बड़ा है। तो कोई भी संख्या हमेशा छोटे से बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा से हम इसको भाग दिए, तो 7 5 35। तो दोस्तों, इसको हम 140 को किस तरीके से लिख सकते हैं? तो 2 गुना 5 गुना 7, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे 2 जो है वह कॉमन है और 5 और 7 जो है वह अकेला है। तो इसको हम 2 गुना 5 गुना 7 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो दोस्तों, यही जो है वह आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है 156, ठीक है। 156 को भी इसी तरीके से हम तोड़ेंगे, ठीक है। तो 2 से लगाते हैं, तो 78 दूना 156 और 39 दूना 78, 13 तिया 39, ठीक है। तो 156 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? तो 156 को 2 गुना 3 गुना 13 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखना है कौन संख्या कितनी बार है। तो दोस्तों, यहाँ पे 2 जो है वह 2 बार है, ठीक है। तो 2 बार है 2, तो इसके ऊपर 2 हम पावर चढ़ा देते हैं। 3 एक बार है तो 3, 13 एक बार है तो 13। दोस्तों, यही जो है वह गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जाता है इसी तरीके से, ठीक है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन 3, 4 और 5 भी बना लीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, 2 में दिया हुआ है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, ठीक है। दोस्तों, हमें जांच करना है कि 2 संख्याओं का, 2 शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं मैं संख्या, तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। ये हमको जांच करना है, ठीक है। ये हमको जांच करना है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 26 और 91। 26 और 91 ये दोनों का हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है 26 और 91 का। तो दोस्तों, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले तो हम बताए थे इस तरीके से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा कि 26 को 91 में भाग देंगे, ठीक है। तो 26 दूनी 52 और 26 से कितना होगा? 6 3 18, 3 दूना 6 1 7, 26 से 78, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा? 3 है और 1 13, फिर 26, 13 दूनी 26, यानी लास्ट में 0 आ गया। तो हमने बताया था पिछले वीडियो में कि जिस चरण में 0 आ जाए शेषफल, तो उसका भाजक जो होगा वही एचसीएफ होगा। तो भाजक दोस्तों ये है 13, तो इसका एचसीएफ कितना होगा? 13, ठीक है। एचसीएफ मेरा निकल गया 13। अब हमको एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे 26 और 91 का, ठीक है। 26 और 91 का हमको एलसीएम निकालना है। तो 2 13 से लगा देते हैं, 13 दूनी 26, 13 7 91, ठीक है। इसका एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों, 13 दूनी 26, 26 7 कितना होता है? तो गुना कर लेता हूँ मैं। 7 42 के 2 हासिल 4, 7 दूना 14, 4 18, यानी 182। तो दोस्तों, एलसीएम मेरा 182 आ गया, ठीक है। एलसीएम मेरा 182 आ गया। अब हम इसको जांच कर लेते हैं। जांच कैसे करेंगे? यहाँ पे दिया हुआ है 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्या, पहला संख्या ये है और दूसरा संख्या ये है, ठीक है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 26 गुना 91 बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो एलसीएम मेरा कितना आया था? 182 आया था,
182 एलसीएम आया था और एचसीएफ कितना है 13। ये दोनों को गुना करेंगे तो दोनों समान आएगा, तो हमारा जो बनाया हुआ क्वेश्चन है वो सही होगा। ठीक है, तो हम गुना कर लेते हैं 26 और 91 को। ठीक है दोस्तों, गुना करने का बहुत ही आसान ट्रिक है कि 6 एकम 6, 2 एकम 2, 9 छक 54, तो 54 2 कितना होता है 56, 56 का 6 हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 5 कितना होता है 23, यानी 2366। 2366 इस तरफ आया और उस तरफ हम गुना कर लेते हैं 182 को 13 में। 182 को 13 में गुना करेंगे, 3 दूना 6, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 3 2 5 2 8 1 6 6 13 2। ठीक है 2366। दोस्तों आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ समान हो गया है, संख्या समान आया, 2366 इधर भी आया और 2366 इधर भी आया। तो दोस्तों ये जांच हो गया, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल उस संख्या का एलसीएम और एचसीएफ के गुणन के बराबर होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी आप बना लीजिएगा। 510 और 92 दिया हुआ है। ठीक है, तो 510 और 92 को भी इसी तरीके से बना लीजिएगा। ठीक है, तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा बोल रहा है, तो इसको हम मिटा देते हैं पहले। ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, ठीक है, पूर्णांक निम्नलिखित दिए गए पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहला में दिया हुआ है 12 15 और 21, 15 और 21, इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों एचसीएफ तो हम निकालेंगे। सबसे पहले तो हम 12 का खंड कर लेंगे, 12 का, फिर 15 का, फिर 21 का। ठीक है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए ये खंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21। तो दोस्तों हम 12 को किस तरीके से लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा? तो 12 को 2 गुना 2 गुना 3 इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 दूना 4 4 12। ठीक है, 15 को किस तरीके से लिखेंगे? तो 3 गुना 5, 15 को 3 गुना 5 लिखेंगे। ठीक है, अब 21 को कैसे लिखेंगे? तो 21 को 3 गुना 7 लिखेंगे, 7 21 हो गया। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है तीनों में जो भी कॉमन संख्या रहेगा वो उसका एचसीएफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 जो है इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोस्तों इसका एचसीएफ जो होगा वह 3 होगा। ठीक है, अब 3 को 3 है तो इसका मतलब 1 3 निकलेगा एलसीएम के लिए। ठीक है, तो 1 3 निकलेगा गुना, इसमें 2 को 2 है, 2 लिख देते हैं। उसके बाद इसमें 5 है, 5 गुना, इसमें 7 है। अब इसको गुना करने के बाद जो भी संख्या आएगा वो इसका एलसीएम होगा। तो गुना कर लेते हैं, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 5 60, 60 7 420। दोस्तों एलसीएम इसका 420 आएगा और एचसीएफ 3 आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आप दूसरा क्वेश्चन भी बना लीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, तब तक इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि एचसीएफ ब्रैकेट 306, 657 बराबर 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो एलसीएम 306, 657 बराबर क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, अभी इससे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि दो संख्याओं का गुणन उसके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या हमें दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है, तो एचसीएफ कितना है? इतना है, तो इसको हम लिखेंगे एचसीएफ 306, 657 गुना एलसीएम कितना है? एलसीएम 306, 657 बराबर कितना दिया है संख्या? तो संख्या 306 गुना 657 होगा। ठीक है, तो दोस्तों एचसीएफ 306 65
बराबर 9 दिया हुआ है, तो इसके जगह पे हम 9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो दोस्तों आप कहिएगा कि ज़रूर लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं, ठीक है? लिख दिए अब। तो दोस्तों हमें इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो इसको ज्यों का त्यों यहीं पे लिख देते हैं। एलसीएम 306 657 बराबर 306 गुना 657। ये जो गुना में है वो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है? भाग में हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से जो भी कट छट के आएगा वो इतना बराबर आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो इसको हम काट लेते हैं। तो 3 से काटेंगे, 3 दहा 30, 3 दूना 6, यानी 102 तिया 306, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, ठीक है? 3 दूना 6 और 3 एकम 3, 9 तिया 27, यानी 219 और 102 को गुना करना है, ठीक है? तो यहाँ पे गुना कर लेते हैं, 219 और 102, 9 दूना 18 के 8, हासिल 1, 2 1 3 4 0 0 0 9 1 2 8 3 3 2 2, यानी 22,338 जो है वह एलसीएम होगा, ठीक है? एलसीएम कितना होगा? 22,338 एलसीएम होगा, यानी 306 और 657 का एलसीएम 22,338 होगा, ठीक है? और 306 और 657 का एचसीएफ जो होगा वह 9 दिया हुआ था, ठीक है? तो हमें ज्ञात करना था क्या? एलसीएम। ये जो 306 और 657 दिया हुआ था ये स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ रहता है, ठीक है? वास्तव में ये एक संख्या, ये एक है और ये 2 है, ये दोनों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए देता है, ठीक है? तो दोस्तों क्वेश्चन अगला देखिए, इसको मिटा देते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 में दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n पर पावर 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। दोस्तों बहुत ही माथा पेची करने वाला ये क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को, ये तो क्वेश्चन आता है नहीं एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं, ठीक है? स्किप कर देते हैं इस क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 वगैरह वगैरह, ठीक है? यह भाज्य संख्याएं क्यों है? दोस्तों ऐसा भी कोई क्वेश्चन होता है क्या? जाहिर सी बात है कि जब गुना भाग जोड़ घटाव करेंगे जो भी आएगा संख्या, सपोज दैट 60 आया, ठीक है? 60 आया, 65 आया, 26 आया, 78 आया, ठीक है? इतना आया, तो ये सब भाज्य संख्या है कि नहीं है? जाहिर सी बात है ये भाज्य संख्या है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 13 से कट रहा है, ठीक है? तो ये भाज्य संख्या है, तो ये भी भाज्य संख्या होगा, ठीक है? तो इसको भी हम स्किप कर देते हैं, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है? एक वृत्ताकार पथ है, यानी एक वृत्ताकार जो है वह एक रास्ता है, ठीक है? एक वृत्ताकार रास्ता है। आगे क्या बोल रहा है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट का समय लगता है, ठीक है? आगे क्या बोला है दोस्तों, क्वेश्चन बनाने का सही तरीका होता है कि क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और बनाते जाइए, ठीक है? जितना समझ में आए उतना बनाते जाना है। तो दोस्तों शुरू से क्वेश्चन हम पढ़ के एक बार हम बता रहे हैं, ठीक है? बोल रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है? तो आपको इतना तो पता होगा कि एक खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ हम बना लिए। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इस मैदान का यानी इस वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, यानी एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है। अब आगे क्या बोला कि जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि कोई लड़का है, उसको 12 मिनट लगता है, इस मैदान का चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है रवि को, और सोनिया को 18 मिनट लगता है, ठीक है? अब आगे क्या बोल रहा है कि मान लीजिए, ठीक है, मान लेते हैं क्योंकि मैथ्स बना रहे हैं तो मानना ही पड़ेगा ना। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। मान लीजिए सोनिया और रवि इस स्थान से चलना प्रारंभ करती है, एक ही स्थान बोल रहा है ना, तो इस स्थान को हम ले लेते हैं। और आगे क्या बोल रहा है कि प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, किंतु मतलब किस समय बाद, यानी
कितने समय बाद वह प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, फिर से दोबारा प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, यानी यहाँ से जब ये दोनों दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो अपने स्थान पर आने कितने समय में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि 18 और 12 का एलसीएम निकालना है, बस यही लॉजिक है। ठीक है, यही तो लॉजिक है, 18 और 12 का एलसीएम निकाल देंगे, जितना आएगा उतने समय में दोनों एक ही स्थान पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 9 दूना 18, 6 दूना 12, 3 से लगेगा, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36। 36 मिनट में रवि और सोनिया अपने प्रारंभिक स्थान पर आ जाएगा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 36 मिनट। दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।